जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को जाने, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाए आप यूपीएससी एग्जामिनेशन कैसे क्रैक करेंगे। तो यूपीएससी 2020 एग्जामिनेशन में, यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में 15 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था ग्रुप थ्योरी के ऊपर। मॉडर्न अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, इन सब के ऊपर हम लोग डिटेल में सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं विद्यार्थियों। और ग्रुप थ्योरी की अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई जा रही है जिसमें आपको ग्रुप थ्योरी बहुत अच्छे से समझने को मिलेगी। यदि आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं, और मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं, यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर से जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, नहीं तो प्लेलिस्ट पे आपको सारे वीडियोस एक साथ नजर आ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2020 एग्जामिनेशन में आया हुआ ग्रुप थ्योरी के ऊपर ये प्रश्न है। ग्रुप थ्योरी में ग्रुप चैप्टर के अंदर हमें साइक्लिक ग्रुप देखने को मिलता है, उसके ऊपर ये प्रश्न पूछा गया था 15 नंबर के लिए। वैसे तो मैं इतना लिखता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पे लिखकर इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ग्रुप थ्योरी में मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस पढ़ाए हैं, जितने भी बनाए हैं, मैंने क्वेश्चन देखा है और फटाफट यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना चालू किया है, पॉइंट टू पॉइंट समझाया है डिटेल में। कई बार विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि सर कहीं ना कहीं स्टेप छूट रही है, या फिर कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट ऐसा समझा रहे हैं। तो हमें पूरा स्टेप वाइज एक एक लाइन क्या लिखी है होनी चाहिए, क्या थ्योरम्स किस तरीके से प्रूफ होना चाहिए, स्टेप वाइज किस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो आज मैंने वही काम किया है कि आपको स्टेप वाइज पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं आपको समझाऊंगा। इसके पहले कि अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैंने क्वेश्चन देखे हैं और फटाफट कंसेप्ट को समझाना चालू किया है। तो कंसेप्ट को समझना आपको जरूरी है, साथ में साथ किस तरीके से लिखना है और पूरा आपको सॉल्यूशन देखना भी जरूरी है। तो दोनों तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ और फटाफट पढ़ाना चालू कर देता हूँ, सॉल्यूशन समझाना चालू कर देता हूँ, मॉडर्न अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी का निचोड़ कर देता हूँ। लेकिन आज मैं विद्यार्थियों आप लोगों के लिए सिस्टमेटिक लिख के, यानी कि पूरा लिखा है, इसके हर एक स्टेप को सिस्टमेटिकली समझाऊंगा। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। लेट जी बी अ फाइनाइट साइक्लिक, एक साइक्लिक ग्रुप दिया है ऑफ ऑर्डर एन का। चलिए ठीक है। देन प्रूफ दैट, हमें ये प्रूफ करना है जी हैज फाइव ऑफ एन जनरेटर, उसके पास फाइव ऑफ एन जनरेटर है। वेयर, ये जो फाइव है वो एक यूलर फंक्शन है। अब ये फाइव यूलर फंक्शन क्या है, ये फाइव क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। अब पहले क्वेश्चन को समझेंगे भैया। एक हमें फाइनाइट को यहाँ पे हम लोग दिमाग में रखेंगे कि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर एन है, यानी कि उसमें एन एलिमेंट्स है। देन हमें यह सिद्ध करना है, यह प्रूफ करना है कि जी जो है, जी के पास, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लिक ग्रुप की परिभाषा डेफिनेशन कहती है वो किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट हुआ है, किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट हुआ है। कोई तो एक एलिमेंट होगा, कम से कम एक तो एलिमेंट होगा, बहुत सारे जनरेटर हो सकते हैं, लेकिन अगर जनरेटर है तो कितने जनरेटर है, कौन कौन से जनरेटर है, उसका हम पता लगा सकते हैं। तो हमारे पास अगर जी जनरेट हुआ है, साइक्लिक ग्रुप है, तो जी के पास फाइव ऑफ एन जनरेटर होंगे। और फाइव यानी यूलर्स फंक्शन क्या होता है, पहले हम लोग यूलर्स फंक्शन की खातिरदारी करते हैं, यूलर फंक्शन के बारे में समझते हैं। फाइव ऑफ एन एन नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटेजर लेस देन एन, इस एन से, एन कुछ भी हो सकता है, मान के चलो 5, तो 5 से छोटे जितने भी पॉजिटिव इंटेजर है, 1 2 3 4, इस तरीके से समझे। एंड रिलेटिव प्राइम टू एन, यानी कि 5 से छोटे, और 5 से छोटे जितने भी है जो 5 से रिलेटिव प्राइम होंगे। रिलेटिव प्राइम का मतलब नहीं समझे, देखो रिलेटिव प्राइम का मतलब होता है 5, जैसे कि मैंने 5 ले लिया, 5 से छोटे जितने भी पॉजिटिव इंटेजर है वो ध्यान में आ गए, लेकिन ये रिलेटिव प्राइम होने चाहिए 5 के साथ, मतलब इनका जो जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, 5 के साथ वो 1 आना चाहिए। जैसे कि 5 4 हम लोगों ने लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे इफ n ग्रेटर देन 1, 5 1 की वैल्यू तो 1 ही होगी, नो डाउट एट ऑल, क्योंकि 1 से नीचे कोई नंबर है नहीं पॉजिटिव, और जो 1 के साथ प्राइम हो जाए, ठीक है, रिलेटिवली प्राइम हो जाए, यानी कि 1 का जीसीडी 1 के साथ 1 ही होता है, इसलिए 5 1 की वैल्यू 1। 5 4 इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पे कैसे आ गया, अगर आप 4 को देखें तो 4 के नीचे जितने भी नंबर है बेटा 1 2 3 है, लेकिन इसमें से 1 और 1 का 4 के साथ जीसीडी अगर आप निकालेंगे तो वो 1 आता है, और 3 का 4 के साथ जीसीडी निकालेंगे तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, या तो आप पूरा इस तरीके से बाबू सोना टाइप का लिख सकते हैं कि भैया जीसीडी 1 और 4 का 1 आ रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब जीसीडी यानी क्या होता है,
अरे भैया एक को ग्रेटेस्ट कॉमन यानी कि एक के कौन कौन कॉमन डिवाइजर है, 1 है, और 4 के एक भी 4 को डिवाइड करता है, 1 का कॉमन डिवाइजर 1 है, और 4 को कौन कौन डिवाइड करता है, 4 को 1 भी करता है, 2 भी करता है, 4 भी करता है, तो 1 को 1 खुद ही डिवाइड करता है और इन दोनों में कॉमन है 1, इसलिए यहाँ पे आ गया 1। 3 और 4 में 3 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 3 को 1 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, और 4 को 1 2 4 यहाँ पे डिवाइड करता है। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन डिवाइजर 1 है। तो यहाँ पे GCD 3 और 4 यहाँ पे भी क्या आ जाता है 1 है। तो 4 से छोटे 1 2 3 में से 1 और 3 ऐसे नंबर है जिनका GCD 4 के साथ 1 होता है, इसे हम लोग 5 4 यानी कि यहाँ पे हमारे पास 1 और 3 यानी 2 नंबर मिले, इसलिए 5 4 इक्वल टू 2। और इसे हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं फार्मूले का उपयोग करके। ये हम लोग आगे यूलर्स फंक्शन क्या होता है डिटेल में मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। 5 4 को आप 5 2 का स्क्वायर भी समझे, और 5 2 का स्क्वायर मतलब 5 2 का इसे हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 2 का पावर 1, 4 माइनस 2, आंसर आता है 2। इसके बारे में यूलर्स फंक्शन, टाउ फंक्शन, सिग्मा फंक्शन क्या होते हैं ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत, इसकी भैया अगर आपको प्लेलिस्ट अगर प्लेलिस्ट देखना है, अगर आपको ये वीडियोस देखना है, तो आपको ग्रुप थ्योरी वाली प्लेलिस्ट में जाना होगा। उसमें इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट जैसे कि फाई फंक्शन, यूलर फंक्शन हो गया, सिग्मा फंक्शन, टाउ फंक्शन, तो इनके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, आराम से जाके देखिएगा। अब अगर प्राइम है तो प्राइम का 5p क्या हो जाएगा, जैसे 5 है, 5 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 में से 1 गए 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 के साथ GCD किस किस का है भैया, ये अगर मैंने 5 ले लिया, प्राइम नंबर ले लिया 5, तो 5 के साथ 1 2 3 4, ठीक है। 5 से छोटे जितने भी होंगे, तो 1 का, 2 का, 3 का और 4 का, इन सब का 5 के साथ GCD 1 आता है। 5 8 8 के लिए अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 4। 8 के नीचे कितने नंबर है, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है, 1 3 5 7, ये GCD, इनका जो GCD है 8 के साथ वो 1 होता है, इसलिए 4 नंबर है, इसलिए 5 8 की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। लेट सोल्यूशन पे आ जाते हैं भैया, सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। लेट G हमारे पास क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर n का, तो G किसी ना किसी साइक्लिक ग्रुप है, तो n एक एलिमेंट से जनरेट हुआ होगा, इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। चलो ठीक है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर n का। और अगर ऐसी बात है तो एक रिमार्क हमारे ध्यान में रहना चाहिए, और ये प्रूफ है साइक्लिक ग्रुप का, अगर आपने ग्रुप थ्योरी थोड़ी सी पढ़ी है और अगर आपको आता है, और फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, यदि कोई एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका n ऑर्डर है, यानी कि n ऑर्डर के जनरली ग्रुप फाइनाइट ही होते हैं, कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n, अगर उसके पास ऑर्डर n का एलिमेंट भी है तब उसे हम लोग साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। यानी कि ग्रुप का ऑर्डर और एलिमेंट का ऑर्डर अगर सेम हो जाए, किसी भी एलिमेंट का ग्रुप के अंदर, जैसे कि ग्रुप का ऑर्डर मान के चलो 10 है और उसके अंदर कोई एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 10 आ जाए, अगर सेम हो जाए तो उसे हम लोग साइक्लिक कहते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि भैया ऑर्डर ऑफ A के बराबर ऑर्डर ऑफ G के बराबर n हमको देखने को मिलता है। लेट G इक्वल्स टू, इसलिए हम लोगों ने इसी लाइन को फिर यहाँ पे अच्छे लेवल पे लिख दिया कि भैया A का ऑर्डर n रहेगा, A से जनरेट होने वाला है, तो A का पावर 1, A का पावर 2, A का पावर 3, A का पावर n-1 अप टू A का पावर n, और A का पावर n जो भी मिलेगा आपको वो आइडेंटिटी होता है, इस तरीके से जनरेट करने का, यानी कि साइक्लिक ग्रुप के डेफिनेशन के अनुसार इसे लिखा जाता है। वी शो दैट, मुझे ये शो करना है कि अगर n के अलावा, अगर a के अलावा कोई भी और एक जनरेटर है a टू दी पावर m, अगर ये जनरेटर है, इज अ जनरेटर ऑफ g, अगर ये g का जनरेटर है, a तो है ही, a का पावर m अगर जनरेटर है, तब हम लोग कहेंगे ये ऐसा तभी होगा इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ, जब n से नीचे, यानी कि n से नीचे और 0 से ऊपर जो भी हमको m मिलेंगे, ये जो भी हमको m मिलेंगे भैया, ठीक है, जो भी हमको m मिलेंगे, यानी जो भी हमको नंबर मिलेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, उसका m और n का, यानी कि m का n के साथ GCD 1 होना चाहिए, यानी कि m और n रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। तो सपोज क्योंकि G अगर a का पावर m आपका जनरेटर है, तो a के पावर m अगर जनरेटर है तो उसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि वो भैया a के पावर m से पूरा का पूरा G ग्रुप एक जनरेट हुआ है, इसलिए हम लोग इस तरीके से सिंबल का उपयोग करते हैं। लेट मान के चलो क्योंकि G आपका जो है G a के पावर m से जनरेट हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इसके जो एलिमेंट होंगे a का पावर m, ये एक
क्योंकि अगर ए से जनरेट हुआ है तो ए का पावर 1 है, 2 है, 3 है, अप टू n है। ए का पावर m से जनरेट हुआ है तो ए का पावर m का पावर 1, ए पावर m 2, ऐसे ए का पावर m का पावर n तक चला जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसमें से कोई एक एलिमेंट है, ये इतने सारे, अगर ये g a के पावर m से जनरेट हुआ है तो ये सारे एलिमेंट्स है, इसमें से कोई एक आपका a है, मान के चलो इसमें से कोई एक आपने नाम दे दिया वो a है। तो a अगर g में है, इस g में अगर ये a इस g में है, a बिलोंग्स टू g, तो a किसी ना किसी a के पावर, ये जो a टू द पावर m है उसके पावर में लिखा जाएगा, यानी a पावर m का पावर i फॉर सम इंटेजर i, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। यानी अगर a इस g में है, जो कि g a टू द पावर m का पावर 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से चल रहा है, अगर a इस g में है तो वो a कहीं ना कहीं इनमें से कोई एक पावर के रूप में तो होगा, यानी a टू द पावर m का पावर i। इसलिए हम लोग एक एलिमेंट को अगर मैंने इस तरीके से लिखा है a इक्वल टू a टू द पावर एम आई, हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं भैया, a उधर जाएगा तो a टू द पावर एम आई माइनस 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और अगर ऐसा मिलता है कि किसी a का पावर, a का कोई भी पावर अगर आपको आइडेंटिटी दे देता है, तब हमारे पास एक रिजल्ट आता है। वो क्या आता है कि a का जो ऑर्डर है वो डिवाइड कर जाता है, ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स एम आई माइनस 1। तो a का जो ऑर्डर है स्टार्टिंग में हमने देखा था कि n है, तो n यहाँ पे डिवाइड कर जाएगा एम आई माइनस 1 को, यानी हमने इस तरीके से, मैंने आपको फिर से समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि एम आई माइनस 1 डिवाइड हो रहा है n से, इक्वल टू कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, अगर डिवाइड कर देंगे तो वो कोई j मिलेगा इंटेजर। तो हम n इधर लेकर जाएंगे, nj हो जाएगा, जब ये n इधर आएगा तो माइनस n ऑफ j इक्वल टू 1। तो ये जो डेफिनेशन आती है ये रिलेटिवली प्राइम के लिए लिखा जाता है कि यहाँ पे m और n रिलेटिवली प्राइम यहाँ पे सिद्ध होते हैं। डेफिनेशंस काम में आती है विद्यार्थियों, डेफिनेशन चलती है, बहुत बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और मैथ्स ऑप्शनल इतना हार्ड नहीं है जितना कि लोगों ने बना के रखा है। मैथ्स ऑप्शनल करने का एक तरीका होता है, अगर आप स्टार्टिंग से बेसिक्स को पकड़ के चलेंगे, सेट थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, तब आप हर एक, देखो थ्योरी जो होता है, थ्योरी पेपर्स जो भी होते हैं, रियल एनालिसिस हो गया अपना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, या फिर अगर अपन देखेंगे यहाँ पे अपना ग्रुप थ्योरी हो गया, तो ये जो थ्योरी वाले पेपर होते हैं, लीनियर अलजेब्रा हो गया, इनमें थ्योरी वाले पेपर्स में डेफिनेशंस, बेसिक कंसेप्ट यदि आपके क्लियर है ना तो आप फाड़ देंगे। और अगर वो आपका नहीं है, अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो भैया ब्लंडर हो जाएगा, आप फट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया रिलेटिवली प्राइम। क्योंकि यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ की बात हुई थी, तो मैंने अभी इफ ही पार्ट लिया है, यानी सीधा पार्ट लिया है। क्या सीधा पार्ट लिया है? इसको जनरेटर माना है, तो ये रिलेटिवली प्राइम आ चुका है। अब मैं रिलेटिवली प्राइम किससे चलूंगा, घूम घाम के ए टू दी पावर m जनरेटर तक आऊंगा। यहाँ तक मैंने आपको समझाया, ये मैं मिटा देता हूँ भैया, अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मैं मिटा रहा हूँ। इसके बाद कॉन्वर्स पार्ट, इफ पार्ट देख लिया है, ओनली पार्ट, इफ एंड ओनली पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट यानी कॉन्वर्सली पार्ट अगर हम लोग शुरुआत करते हैं, लिख लीजिए फटाफट। चलो भैया इफ पार्ट देखा, अभी कॉन्वर्स पार्ट देख लेते हैं। कॉन्वर्सली क्या कहता है, देखो हम लोगों ने देखा कि भैया ए टू दी पावर m जनरेटर है, फिर रिलेटिव प्राइम आ गया। अब m और n अगर एक दूसरे से रिलेटिवली प्राइम है, देन ये आप देखेंगे कि सेट थ्योरी या फिर आप देखेंगे नंबर थ्योरी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक छोटा सा जीसीडी के ऊपर एक थ्योरम निकल के आता है। अगर कोई दो वैल्यू एक दूसरे को, अगर उनका जीसीडी अगर 1 हो, तो हम लोग बोलते हैं कि देयर एग्जिस्ट, कुछ इंटीजर्स ऐसे निकलेंगे जिनका कॉम्बिनेशन, चलो मैं यहाँ पे समझा ही देता हूँ आपको, यही है वो थ्योरम। कॉन्वर्सली हम लोग लेके चलेंगे कि m एंड n आर रिलेटिवली प्राइम, m और n एक दूसरे से रिलेटिवली प्राइम है, यानी कि उनका जीसीडी इन दोनों के साथ 1 है। तो देयर एग्जिस्ट, ऐसी स्थिति में r और s ऐसे इंटीजर हम लोगों को मिलेंगे कि हम उसे कुछ इस तरीके से लिख पाए, एम आर प्लस एन एस इक्वल टू 1, एम आर प्लस एन एस इक्वल टू 1, इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है। तो अगर ये एम आर प्लस एन एस इक्वल टू 1 है, तो अगर मैं इसको a को लिखूँ तो a का पावर तो क्या है बेटा, a का पावर, a को कुछ नहीं है, मतलब a का पावर तो 1 है, और 1 यानी क्या है आपका एम आर प्लस एन एस है। तो हम लोग इसको, क्योंकि प्लस में आ गया, a का पावर m प्लस a का पावर n, अगर ऐसा हो तो a का पावर m प्लस n हो तो a का पावर m इंटू a का पावर n होता है, यानी a का पावर m इंटू a का पावर n, लाइक उस जैसा आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग अलग कर देंगे, तो a का पावर m टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर n इंटू s, बट a टू दी पावर n तो आइडेंटिटी होता है, और इस आइडेंटिटी में आप कितना भी पावर s लगा दो तो वो आइडेंटिटी ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ से ये गायब हो गया, सिर्फ a टू दी पावर m का पावर r बच गया। तो अगर a, हमने देखा था कि a के पावर m में हमारा जो g आया था
वो ए के पावर हमने लिया था, तो इसमें से कोई एक ए हम लोग इस फॉर्म पे लिख पा रहे थे। तो वैसा ही आ गया है कि कोई एक हम ए के पावर एम के पावर आर में लिख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो जी इक्वल टू जनरेट हो रहा है ए के पावर एम से। अगर मैं ऐसा कोई एक एक्स ले लूँ जी में से, इस जी में से कोई एक ऐसा एक ए इस जी में से कोई एक ऐसा एक्स ले लूँ, यानी जी तो ए से जनरेट हुआ है, तो हम इस एक्स को ए टू दी पावर एल में लिख पाएंगे, क्योंकि अगर मैं इसमें से उठाऊँ तो ए के पावर एल में लिख पाएंगे। एल यानी कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। अब ए की जो वैल्यू आई है वो तो ए टू दी पावर एम पावर आ रही है, और ये पावर एल तो एज इट इज है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया। तो यहाँ पे भी जो एक्स दिखा वो भी हमको कहीं ना कहीं ए के पावर एम के पावर में दिख रहा है। कहने का तात्पर्य जब अपन ने ये बताया था, तो ए का पावर एम का पावर पहला होगा, ए का पावर एम का पावर दूसरा होगा, कहीं ना कहीं ए का पावर एम का पावर आर होगा, कहीं एल होगा, आर एल होगा, इस टाइप के। तो यहाँ से कोई तो भी एक एलिमेंट एक्स नाम का जो इस तरीके से लिखा जा रहा है, तब हम देख पा रहे हैं कि जो ए के पावर एम में जितने भी पावर्स आ रहे हैं, तो ए के पावर एम से ये ग्रुप जनरेट हो रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे अब सिद्ध होता है कि भैया ए का पावर एम तो जनरेटर है। ठीक है, नाउ जी अगर जी इज इक्वल टू ए से जनरेट हुआ है, तो ऐसी स्थिति में, और यहाँ पे ए का पावर एम भी एक जनरेटर है, तो ऐसी स्थिति में, और यहाँ पे अगर जी ए से जनरेट हुआ है और ए का पावर एम कोई एक दूसरा आपको जनरेटर मिल चुका है, तो हम लोग देखेंगे ए का पावर एन, तो यहाँ पे ई होगा क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर एन था। तो अगर ये भी जनरेटर मिला है तो इनका जो जीसीडी होगा, एम और एन का जो जीसीडी होगा वो 1 होगा, और यहाँ पे हमारा ये थ्योरम, ये स्टेटमेंट यहाँ पे सिद्ध होता है। तो पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिया है 15 नंबर के लिए। दूसरा एग्जाम्पल जो कि हम लोग देखने वाले हैं वो है रिंग थ्योरी के ऊपर। बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, समझना जारी रखेंगे, क्योंकि आईएएस एग्जामिनेशन को क्लियर करना और एग्जामिनेशन में टिके रहना पेशेंस वालों का खेल है। वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन का है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है भैया ये इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखना। मैथमेटिक्स के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी होते हैं मैथ्स ऑप्शनल को करने के लिए। अगला प्रश्न लिखा जा रहा है, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। दोस्तों अगला प्रश्न रिंग थ्योरी के ऊपर बहुत कमाल का प्रश्न पूछा गया 2020 में 15 नंबर के लिए। लेट आर बी ए फाइनाइट फील्ड है, ठीक है, रिंग थ्योरी फील्ड थ्योरी के ऊपर प्रश्न है बच्चों। फील्ड है ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, अभी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पी विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, शो दैट, हमें शो करना है द मैपिंग, ये जो मैपिंग है फ्रॉम आर टू आर, यानी फील्ड से फील्ड पर गई है, सेम है, कुछ इस तरीके से डिफाइंड है एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए टू द पावर पी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, हर एक एलिमेंट जो कि फील्ड में है उसके लिए ये मैपिंग डिफाइंड है। ये आपके पास इसे प्रूफ करना है कि ये आपकी आइसोमॉर्फिज्म है। तो हम किस तरीके से इसे प्रूफ करेंगे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, इसमें से एक शब्द आया है कैरेक्टरिस्टिक, क्या है? देखिए बच्चों, मेरा जितना ज़्यादा हो सके मैथमेटिक्स में पढ़ाने का तरीका ये रहता है कि मैं बेसिक्स को आपके क्लियर करते हुए चलो। अगर यहाँ पे कोई एग्जांपल आया है तो इसमें एग्जांपल में लगने वाली सामग्री, जो सब लगने वाली जो डेफिनेशंस है, लगने वाली जितने भी कंसेप्ट है वो भी आपको समझाऊँ, ये मेरी कोशिश है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग आर, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है किसी रिंग की? स्मॉलेस्ट कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ले लो, कम से छोटा, कितना छोटा देखते हैं, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर जरूर मिलेगा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा नहीं, छोटे से छोटा एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जरूर मिलेगा। इज सेड टू बी अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग आर इफ एन ए इक्वल्स टू 0। जब हम उसको उतने टाइम, एक मान के चलो 2 वैल्यू में 3 मिली आपको, तो एक एलिमेंट को 3 बार ऑपरेट करने पे अगर वो 0 दे दे, जैसे एन ए इक्वल्स टू 0, ए एन टाइम्स ऑपरेट करने पे अगर हमारे पास 0 मिल जाए, यानी कि ए का ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर हम साइक्लिक ग्रुप बनाए तब भी हम इसका उपयोग लेते थे ए के ऑर्डर के लिए, एलिमेंट के ऑर्डर के लिए। वही है यहाँ पे कंसेप्ट है। मैं जितना अगर आप ग्रुप थ्योरी को डिटेल में समझेंगे ना तो रिंग थ्योरी आने लग जाएगी, क्योंकि ग्रुप थ्योरी के बहुत सारे कंसेप्ट और डेफिनेशन नाम बदल के रिंग थ्योरी में आ जाते हैं। नोट, इफ नो सच दैट पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर मिलता ही नहीं है जिसको आप उतने बार उस एलिमेंट पे ऑपरेट करें तो वो 0 दे दे, ऐसा कोई नहीं मिलता है। तो उस स्थिति में जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उस रिंग की वो 0 कहलाती है। जैसे कि उदाहरण कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड, जेड अगर हम लोग देखेंगे इंटीजर का सेट, जैसे जेड इंटीजर का सेट में मैंने ले लिया वैल्यू 1, तो 1 को कितने बार एडिशन करूँ या फिर कितने बार ऑपरेट करूँ कि वो 0 पे जाए? कभी नहीं जाएगा, वो तो इनफाइनाइट भाग जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रियल नंबर आर, आर में कोई एक एलिमेंट उठाओ, रियल नंबर का कोई भी एक एलिमेंट, कितने बार उसको आप ऑपरेट करें कि वो 0 हो जाए? ऐसा कभी होगा नहीं। वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्यू भी 0 हो जाएगी, इसलिए वहाँ पे अपन ने लिखा है। और कैरेक्टरिस्टिक को CH R से हम लोग डिनोट
करते हैं। Z3 एक एग्जाम्पल लिया है, Z3 एडिशन मॉड्यूलो 3 वाला। इसमें हम लोगों के पास एलिमेंट होते हैं विद्यार्थियों 0, 1, 2 और 3 एलिमेंट्स होते हैं। अगर मैं इसमें से पॉजिटिव वैल्यू लूँ, पॉजिटिव यानी कि नॉन जीरो वैल्यू पे हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ने बोला है पॉजिटिव इंटेजर, यानी कि 1 और 2 पे हम लोग देखेंगे 1 और 2। 1 को मैंने 1, 2, 3 बार ऐड किया, मॉड्यूलो 3 लगाया, यानी 3 बार ऐड करने पे 1 को 3 बार ऐड करूंगा तो 3 आएगा। मॉड्यूलो 3 का मतलब 3 से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0। 2 + 2 + 2 यानी 6 होता है, 3 से डिवाइड करने पे पूरा का पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हुई Z3 की वो कितनी हो गई, 3 हो गई। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फील्ड, यहाँ पे एक नोट है जिसे हमको ध्यान में देना है। अगर फील्ड है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक या तो आइदर 0 होगी, और यही काम में आएगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो आइसोमॉर्फिज्म के थ्योरम के अनुसार जैसे आप 0 और प्राइम नंबर रखेंगे आपको पूरा का पूरा आइसोमॉर्फिज्म निकल के मिलेगा। 2 तरीके से समझाऊंगा मैं इसको, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, बहुत डिटेल में आपको समझ में आएगा। तो आइदर या तो 0 रहेगा या तो प्राइम नंबर रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसके आगे समझते हैं। चल रही भैया रिकॉर्डिंग, कई बार ऐसा होता है कि साला रिकॉर्डिंग बंद हो गई है और अपन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ, धक धक हो गया था जी इतना पढ़ाने के बाद अगर फिर से रिकॉर्डिंग ये करना पड़े तो। गिवन दैट आर इज अ फाइनाइट फील्ड, अपन को दिया गया है कि आर एक फाइनाइट फील्ड है, फाइनाइट फील्ड ही होना चाहिए, डेफिनेशन में भी आएगा। तो चलो एक फील्ड है, फाइनाइट फील्ड दिया है आपको, ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इसकी p है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक p है, इसकी n थी तो n टाइम्स a इक्वल्स टू 0 आया था, p है तो p टाइम्स a, हम लोग बोलेंगे p टाइम्स a इक्वल टू 0 फॉर ऑल एलिमेंट a बिलोंग्स टू r। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स थे, यहाँ पे देखा हम लोगों ने ऑपरेट किया 3 बार तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक 3 आई। वैसे हम लोग a बिलोंग्स टू r विच इज a इज नॉट इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा यहाँ पे। f फ्रॉम r टू r, r टू r हमारे पास एक मैपिंग दी गई है, चलो ठीक है। उसमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई एक a एलिमेंट है, उसमें ये f लग गया तो ये f ऑफ a हो गया, यानी यहाँ पे आ गया a टू दी पावर p। चलो ठीक है, a बिलोंग्स टू r, ये आपको मैपिंग गिवन है। अब मुझे इसको आइसोमॉर्फिज्म बनाना है, तो आइसोमॉर्फिज्म तक पहुंचने के लिए मुझे 3 पड़ाव पार करने हैं। कौन कौन से, पहला तो होमो, 1 1 और ऑन टू। होमो के लिए शुरुआत करेंगे भैया, पहले पड़ाव पे निकलेंगे, f ऑफ a प्लस बी के बराबर a प्लस बी का पावर p लेकर आना हमें मिलेगा, क्योंकि अगर हम f ऑफ a ले रहे हैं तो a का पावर p मिल रहा है, f ऑफ a प्लस बी लेंगे तो a प्लस बी का पावर p मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों को क्या फॉर्मूला लगाना है, ये हमारे पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, a प्लस बी का स्क्वायर कैसे आया, 1 प्लस बी का क्यूब कैसे आया, इस फार्मूले से आया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से। a टू दी पावर सबसे पहले a टू दी पावर p, फिर pc1, a टू दी पावर p माइनस 1b, pc2, यानी कि c का मतलब जब भी मैं c बोल रहा हूँ वो कॉम्बिनेशन है भैया। कॉम्बिनेशन का फार्मूला अगर नहीं आता होगा तो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन क्लास 11th में है, जाके देख लीजिएगा। pc2 a टू दी पावर p माइनस 2 b स्क्वायर, और ये भी जो है ये प्रूफ है, इसका प्रूफ क्लास 11 12 में ही मिलता है आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में, ठीक है। वैसे पी सी पी माइनस 1 ए बी का पावर p माइनस 1 पी सी पी बी का पावर p हो जाएगा। यहाँ पे ए का पावर p बचेगा, लास्ट में b का पावर p बचेगा, ये तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी को अपन ने और सही तरीके से लिखा है कि बच्चों को समझ में आ जाए, थोड़े से IAS की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी नहीं कि थोड़े से दिमाग से गोलगप्पा हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। चलिए, तो इसको अपन ने और अच्छे से लिखा, तो इसको सॉल्व किया तो आ गया p a टू दी पावर p माइनस 1 इंटू बी। इसको जब हम लोगों ने pc2 को, यानी कि हमने इसका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, तो क्या फॉर्मूला बनता है, p माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल a टू दी पावर p माइनस 2 b का पावर 2। अगर आपको ये भी जानना है तो भैया ये भी पढ़ा दूंगा, इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो जैसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक आपको वैल्यू मिलेगी। आप देखेंगे p इंटू बी, क्योंकि b तो एक एलिमेंट है r का, जैसे a एक एलिमेंट है वैसे एक b एलिमेंट है। अगर a अगर f ऑफ a का पावर b है, a का पावर p है, तो हम लोग f ऑफ b को हम लोग b का पावर p कह सकते हैं। वैसे यहाँ पे तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इस डोमेन में, तो हम लोग p इंटू बी लिख लेंगे। फिर यहाँ से हम लोग ये p इंटू बी स्क्वायर है तो यहाँ से हम लोग p b लिख लेंगे, बाकी का एज इट इज रख दें, b स्क्वायर को b इंटू बी के फॉर्म पे लिख देंगे। वैसे हमारे पास यहाँ पे p a ऑलरेडी आ गया है, यहाँ पे p a आ चुका है, b का पावर यहाँ पे लिखा नहीं क्या मैंने, b का पावर p माइनस 1 और आखिरी में b का पावर p। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे पी बी, पी बी, पी ए, तो ऐसा हर एक के लिए हो रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि पी ए इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए, हर एक एलिमेंट के लिए। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए 0 हो जाएगा, पी बी 0 हो जाएगा, कोई सी होता तो पी सी 0 हो जाता। तो यहाँ पे ये भी 0, ये भी खत्म, ये भी खत्म, हर एक खत्म हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, ए का पावर p प्लस बी का पावर p। तो a का पावर p भैया क्या है, f ऑफ a है, प्लस b का पावर p f ऑफ b है। तो यह होमोमॉर्फिज्म की पहली
कंडीशन आ गई एंड एफ ऑफ ए बी के बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का पावर पी। ग्रुप थ्योरम में आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, ए बी का पावर एन है तो ए का पावर एन, बी का पावर एन कब होता है, जरूर से एक बार ग्रुप थ्योरी को पढ़ो, फिर यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो भैया वो भी बना दूंगा। ए बी का पावर पी यानी ए टू दी पावर पी, बी का पावर पी, एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो मैपिंग है भैया ये होमोमॉर्फिज्म हो गई। दोनों कंडीशन को इसने सेटिस्फाइड कर ली। अब मुझे बताना है कि ये 1 1 है और ऑन 2 है। तो 1 1 के लिए अगर कर्नल मेरे पास 0 आ जाता है तो वो 1 1 हो जाएगा। या तो हम लोग कर्नल तो आइडियल भी होता है, तो फील्ड के पास तो 2 ही आइडियल होते हैं, 0 और फील्ड खुद, उस तरीके से भी हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको मैं बीच में दोनों तरीके से आपको समझा देता हूँ एक रेखा फाड़ के। तो चलिए आप इस कॉन्सेप्ट को समझने की तैयारी कर लीजिए, बने रहो वीडियो में अंत तक। चलो बच्चों, इस प्रश्न का आखिरी पार्ट हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से फटाफट। ठीक है, मैंने बताया कि आपको मैं 2 तरीके से बता देता हूँ कि ये आइसोमॉर्फिज्म कैसा है। पहला तरीका, अगर कर्नल एफ, जो कर्नल एफ क्या होता है विद्यार्थी, वो आइडियल होता है, इसके भी प्रूफ होती है, ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट्स होते हैं। कर्नल एफ इज एन आइडियल, अगर ये इस फील्ड का आइडियल है, बट ओनली आइडियल ऑफ अ फील्ड आर, फील्ड के पास तो 2 ही आइडियल होते हैं, या तो 0 होता है या तो फील्ड खुद होता है। ये भी एक प्रूफ है और ये भी एग्जाम्पल आपके यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल में आता है मॉडर्न अलजेब्रा में। ठीक है, अगर कर्नल अगर 0 आइडियल यानी 0 है तो या तो कुछ सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, एफ फ्रॉम आर टू आर ये क्या हो जाएगा, एक आइसोमॉर्फिज्म। अगर कर्नल 0 होता है तो क्या हो जाता है, एफ ये जो मैपिंग है वो 1 1 हो जाती है। ठीक है, ये भी एक थ्योरम होता है, छोटा सा प्रूफ होता है। अगर कर्नल पूरा का पूरा अगर फील्ड है तो देन एफ क्या हो जाएगा, ये ट्राइवियल आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है। ट्राइवियल का मतलब क्या होता है अभी समझा दूंगा मैं आपको। टेक्स एवरी एलिमेंट टू 0, ये क्या हो जाता है, टेक्स एवरी एलिमेंट टू, हर एक एलिमेंट को 0 पर लेकर जाती है। पहले ये समझ लेते हैं, यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म तो हमारे पास दोनों केस से आ गया कि आइडियल है तो 0 और आर फील्ड खुद है, यहाँ से आइसोमॉर्फिज्म सिद्ध हो जाएगा। बस इतना सा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है। अगर 1 1 आपको देखना है डिटेल में कि 1 1 कैसे हो रहा है, तो एफ ऑफ ए के बराबर हमारे पास एफ 1 1 का फॉर्मूला होता है। 1 1 चेक करने के लिए क्या तरीका है, अगर एफ ऑफ ए की वैल्यू ए का पावर पी है, एफ ऑफ बी की वैल्यू बी का पावर पी है, अगर हम इन दोनों की मैपिंग को इक्वल रखेंगे तो ए का पावर पी इक्वल टू बी का पावर पी हो जाएगा। इधर माइनस में आ जाएगा, ए माइनस बी का पावर पी इक्वल टू 0। ए माइनस बी, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से, ए का पावर पी माइनस 1, ए का पावर पी माइनस 2 इंटू बी अप टू बी का पावर पी माइनस 1। ये डिटेल में मैंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ये तरीका आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद से सॉल्व किया है, अपने नोट्स बनाए हैं, बहुत डिटेल में नोट्स बनाए हैं ताकि आप सभी विद्यार्थियों को समझा सकूँ। फ्यूचर में मैं बहुत आगे जाऊँ, बड़ा प्रोफेसर बनूँ, इस हिसाब से मैंने अपने सारे CSR, नेट, सेट, गेट, यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल सारे नोट्स अच्छे से तैयार करे हैं। फील्ड इज एन, फील्ड क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन। अब यहाँ पे एक एलिमेंट 0 नहीं है, अगर ए इंटू बी अगर 0 आ जाए तो या तो आइदर ए 0 होता है या तो बी 0 होता है। ये आईडी की इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन होती है, यानी कि नो 0 डिवाइजर होता है वहाँ पे। तो आइदर या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ए माइनस बी अगर 0 हो तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा, ये या तो ये 0 होगा, लेकिन ये आपका 0 होने से रहा, ये 0 नहीं होगा। हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे कि ए इक्वल्स टू बी, और अगर ए और बी सेम हो जाए तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर से जो कर्नल है हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे ये आपका कर्नल जो है 1 1 हो जाएगा। कर्नल क्या है, 1 1 हो जाएगा। और कर्नल किस तरीके से दिखेगा, कर्नल क्या होता है, कर्नल में वो एलिमेंट्स आते हैं जिसकी मैपिंग आइडेंटिटी पे जाती है, 0 पे जाती है। अगर मैं ए बिलोंग्स टू आर के बारे में बात करूँ, एफ ऑफ यानी ए टू दी पावर पी इक्वल टू 0, तो ऐसे कितने एलिमेंट्स है तो उसकी कार्डिनलिटी हो जाती है, नंबर हो जाते हैं। तो कर्नल में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका पावर पी इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि इसके ऊपर भी है, क्योंकि आपने नीलपोटेंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी, नीलपोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन, तो वो कहती है अगर इंटीग्रल डोमेन है, क्योंकि एक फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन होती है, तो उसके पास वो नीलपोटेंट एलिमेंट को पजेस नहीं करती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हिंदी में और डिटेल में लिखा, अगर फील्ड में नॉन जीरो नीलपोटेंट एलिमेंट नहीं होते, नीलपोटेंट एलिमेंट यानी कि क्या, ए टू दी पावर n इक्वल टू 0 फॉर n एनी पॉजिटिव इंटीजर n डेफिनेशन होती है। तो नीलपोटेंट एलिमेंट नहीं है तो ए के पावर में कुछ भी आप रख दिए वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि नीलपोटेंट ही नहीं है। डेफिनेशन के अनुसार ए का पावर n इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए टू दी पावर n इक्वल टू 0 फॉर सम इंटीजर n। तो ऐसा नीलपोटेंट एलिमेंट होता नहीं है फील्ड में। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ए टू द पावर 0, तो ये गलत है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए इसकी जो वैल्यू आई यानी इसकी जो कार्डिनलिटी आई, इसमें कितना एलिमेंट आए, एक भी नहीं आया, 0 आ गया। तो एक कर्नल क्या है, वो ट्राइवियल है। कर्नल क्या है, ट्राइवियल है। यहाँ पे हमको कर्नल की वैल्यू 0 दिखती है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ये जो मैपिंग है वो 1 1 हो जाएगी। ठीक है, 1 1 आ गया। ऑन टू के लिए चेक करेंगे बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। अगर मैं देखूँ तो फील्ड अपॉन उसकी कर्नल, यानी कि एक क्वेश्चन ग्रुप हम लोगों ने बताया, यानी क्वेश्चन फील्ड बनाई, क्वेश्चन रिंग बनाई, आर फील्ड ले लिया अपन कर्नल, आइसोमॉर्फिक क्या होता है उसके इमेज को।
अगर मैं कर्नल यहाँ पे 0 रख दूँ, अगर कर्नल 0 रख दूँ तो ये सीधा सीधा आर को, यानी कि ये पूरा का पूरा जो इमेज है वो आपकी आर हो जाएगी। तो इमेज की कार्डिनलिटी और आर की कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी, तो इमेज पूरी की पूरी आर आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब पूरे का पूरा कोडोमेन आपका, ये आपका डोमेन होता है और एक कोडोमेन होता है, जब हम लोग मैपिंग लेते हैं मान के चलिए आर से आर पे, तो या तो ये जो मैपिंग होती है ये ऑन-टू कब होती है, जब पूरे के पूरे यहाँ के जो एलिमेंट्स है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है हर एक की इमेज मिल जाए, यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पे इमेज रेंज जो है पूरा का पूरा ये कोडोमेन हो जाए, तब उसे हम लोग ऑन-टू कहते हैं, बराबर है। तो अगर हम इस मैपिंग के बारे में बात करें कि ऑन-टू कर्नल ये सारी चीज़ें क्या होती है, तो देखो जब मैं मैपिंग ले रहा हूँ तो ये एलिमेंट्स इसके किसी ना किसी सेट सबसेट से, यानी कुछ एलिमेंट से मैप कर सकते हैं, या तो पूरा को पूरा आर से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एलिमेंट मान के चलिए यहाँ पे 0 है और पूरा का पूरा आर है, तो यहाँ पे बोला था ट्राइवियल आइसोमॉर्फिज्म है। यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म कुछ इस तरीके से है, अगर मैं कर्नल को 0 ले रहा हूँ तो मेरे को पूरा का पूरा आर मिल रहा है, यानी पूरा का पूरा कोडोमिन ही रेंज मिल रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा कोडोमेन आपका इमेज बन रहा है। लेकिन अगर मैं कर्नल को, यहाँ पे जो कर्नल है इसको मैं आर रख लूँ, इस कर्नल को मैं पूरा का पूरा आर ले लूँ, अगर मैं इसको पूरा का पूरा आर ले लूँ, आर आर कैंसल, यानी कि हमको पूरा का पूरा इमेज क्या मिलेगी, सिंपल इमेज का जो कार्डिनलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। तो 1 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यानी कि 0। या तो पूरे के पूरे एलिमेंट 0 पे मैप करेंगे, इस तरीके से सिद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या है, जब एफ की कार्डिनलिटी अगर मैं कर्नल एफ को पूरा का पूरा आर मानता हूँ तो ऐसी स्थिति में ट्राइबल आइसोमॉर्फिज्म मिलेगा, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स 0 को मैप कर जाएंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने आइसोमॉर्फिज्म को भी सिद्ध कर लिया है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी आइडियल बनाएंगे, इस तरीके का केस लिख सकते हैं, या तो आप इस तरीके का भी केस उपयोग में लेकर आ सकते हैं। तो आशा करता हूं विद्यार्थियों आज के लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको 2 महत्वपूर्ण एग्जांपल्स करवाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको पढ़ाए हैं। कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना। जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करना आपका काम है। मिलेंगे अगले वीडियो में नए एग्जाम्पल्स के साथ, नए एग्जाम्पल्स के सोल्यूशन के साथ, इसी तरीके से डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, समझाऊंगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।